नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, CIIB एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर्स साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CIB के पेपर 1 की यूनिट 8 जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिजिकल पॉलिसी के बारे में, दोनों क्या होती हैं, क्या क्या इनके कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं और फिजिकल पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, क्या क्या इनके कंपोनेंट्स हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक कंट्रोल। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक तरह से एक पॉलिसी है जिसके द्वारा, एक प्रोसेस है, एक ज़रिया है जिसके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और आरबीआई है, आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो क्या क्या कंट्रोल करते हैं ये? मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू अटेन अ सेट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो किस लिए ये सब कंट्रोल किया जाता है? ताकि एक सेट ऑब्जेक्टिव है इनका कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी इकोनॉमी की अचीव की जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेफर्ड टू एज इधर बीइंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी और अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो सकती है, यानी कि जो एक्सपेंड करेगी, या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो सकती है। तो ये दोनों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है साथियों? एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी इंक्रीजेज द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो जब अगर मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में बढ़ानी होती है तो किस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है? तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। दिस इज़ यूज टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट इन अ रिसेशन बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर रिसेशन आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करके उसको उसका मुकाबला करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती हैं। कंट्रैक्शनरी पॉलिसी कब बनाई जाती हैं? कंट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है वो डिक्रीज़ करती हैं टोटल मनी सप्लाई। तो जो मनी सप्लाई है उसको इकोनॉमी में उसको डिक्रीज़ करती हैं। तो इस तरह की पॉलिसी कब बनाई जाती है? दिस इज़ यूज टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन बाय रेजिंग द इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या करती है? जब महंगाई दर ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती हैं ताकि वो महंगाई को कम कर सकें। क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो वो कम खर्च करेंगे, स्पेंडिंग कम हो जाएगी और चीज़ों के जो दाम हैं, गुड्स के जो प्राइसेस हैं, वो अपने लेवल पर आएंगे, रिड्यूस होंगे। अब बात आती है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो प्रोसेस है, इसको अचीव करने के लिए आरबीआई के हाथ में क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या ऐसे हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं जिनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को अपने हिसाब से वो बनाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं। तो ये सभी जो हैं कंपोनेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। इनमें से किसी एक को, दो को या सबको यूज़ करके आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी, सिचुएशन के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। बैंक रेट क्या होता है साथियों? बैंक रेट है, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड है डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ अ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई इज़ रेडी टू बाई और री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। तो बैंक रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट है, इंटरेस्ट रेट है, जिस पर बैंक अगर चाहें तो री डिस्काउंट करवा सकते हैं आरबीआई के को। आरबीआई से क्या चीज़? जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आरबीआई को दे के और उनसे पैसा आरबीआई से उठा सकते हैं। आरबीआई इज रेडी टू बाई और री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर या बाकी कमर्शियल पेपर। तो इससे क्या होगा? अगर आरबीआई मान लीजिए किसी बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है या फाइनेंशियल पेपर है, वो फर्दर आरबीआई से री डिस्काउंट उनको कराता है, तो लिक्विडिटी जो है बैंक के हाथ में आ जाएगी, पैसा बैंक के हाथ में आ जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कर सकते हैं। तो बैंक रेट इज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ बीन वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ थ्री बेसिक फैक्टर। तो इस ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काफ़ी कम यूज़ होता है, काफ़ी लिमिटेड है। उसके रीज़न है, तीन रीज़न है उसके।
3 बेसिक फैक्टर्स हैं उसके पीछे, वो क्या क्या हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली लिंक्ड टू द बैंक रेट। तो इंटरेस्ट रेट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली बैंक रेट से जो लिंक्ड है नहीं होता है। Commercial banks enjoy specific refinance facility and not necessarily discount their eligible securities with RBI at bank rate। अब कमर्शियल बैंक हैं, उनके पास और भी ऑप्शन होते हैं कि वो अपने जो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ हैं उनको रीडिस्काउंट करा सकें, तो वो हमेशा आरबीआई के पास जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द बिल मार्केट इज़ अंडर डेवलप्ड एंड द डिफरेंट सब मार्केट ऑफ द मनी मार्केट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैंक रेट। तो ये जो बिल मार्केट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें डिस्काउंट और रीडिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं या बाकी कमर्शियल पेपर्स की बात कर रहे हैं, ये अंडर डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। और मनी मार्केट जो है वो, सब मार्केट जो है वो इन्फ्लुएंस बैंक रेट से नहीं होते हैं। तो ये रीज़न है जिससे की वजह से बैंक रेट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है साथियों? CRR, द प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम इज called a fractional reserve banking system, as the bank are required to keep only a fraction of their deposit liability in form of liquid cash with the central bank for ensuring safety and liquidity of deposits। तो जितने भी बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज जो है अपने जो टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज़ हैं उनकी, डिपॉजिट्स जो हैं उनके, तो उनका कुछ परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास में रखना होता है। उसी को हम CRR या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो इसीलिए हमारे जो प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम है इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसकी कुछ फ्रैक्शन जो है डिपॉजिट का वो आरबीआई के पास रखना होता है, लिक्विड कैश में उनको रखना होता है सेंट्रल बैंक के पास, ताकि सेफ्टी और लिक्विडिटी डिपॉजिट की इंश्योर की जा सके। CRR refers to this liquid cash which bank have to maintain with RBI as a percentage of their net demand and time liabilities। तो उनकी जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ हैं बैंक्स की, उसका कुछ एक सेट परसेंटेज जो आरबीआई डिसाइड करता है, उतना CRR के रूप में बैंक के पास, आरबीआई के पास रखना होता है बैंक्स को। CRR was introduced in 1950 primarily as a measure to ensure safety and liquidity of bank deposits। तो CRR को 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ मेजर टू इंश्योर सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट। तो इस वजह से इनको CRR को लाया गया था। अब CRR को अगर हम देखें साथियों तो क्या है, अगर CRR के रेट अगर बैंक आरबीआई अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा? अगर CRR बढ़ जाएगा तो उस, मान लीजिए अभी अगर 4% है, फिर 4.5% अगर आरबीआई कर देता है, तो उतना ही पैसा जो बैंक्स हैं उनको आरबीआई के पास रखना होगा। तो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखा जाएगा, इसका मतलब बैंक के पास जो है लिक्विडिटी कम बचेगी और वो फर्दर लेंडिंग भी कम कर पाएंगे। तो जब भी सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को लिक्विडिटी लेनी होती है मार्केट में, इकोनॉमी में कम करनी होती है, तो वो CRR को बढ़ा सकते हैं और उस अमाउंट को वो अपने पास, बैंक से ज़्यादा अमाउंट अपने पास CRR के रूप में रख सकते हैं। तो उसी वजह से क्या होगा कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी और फर्दर लेंडिंग भी बैंक्स कम कर पाएंगे, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। तो SLR क्या होता है? SLR refers to the amount that all banks required maintain in cash or in form of gold or approved securities। Approved securities mean dated security, government bond and share of different companies। SLR is determined as percentage of total demand and time liabilities। अब एक चीज़ हमने देखी, CRR क्या होता है? जनरली जो परसेंटेज हमें बैंक्स को रखनी होती है आरबीआई के पास में। लेकिन SLR क्या होता है? कुछ परसेंटेज जो बैंक को अपने पास भी लिक्विड के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या गोल्ड के पास फॉर्म में या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखनी होती है, उस अमाउंट को हम SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कि आरबीआई ने कह रखा है कि आप इतना पैसा तो CRR के रूप में हमारे पास रखोगे, इसके अलावा कुछ परसेंटेज जो आपकी टोटल डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ हैं उसका जो कुछ सेट परसेंटेज है एक, उतना अपने पास रखोगे, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। और ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ मीन डेटेड सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज। नेक्स्ट है हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है? आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मॉपिंग अप लिक्विडिटी ऑफ अ मोर एंड्योरिंग नेचर। Under this scheme, Government of India issues existing instruments such as Treasury bill or or dated securities by way of auction under the market stabilization scheme in addition to the normal borrowing requirement for absorbing liquidity from the system।
अब इसमें क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर में आरबीआई ने जारी की है ये स्कीम। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। अब इन इंस्ट्रूमेंट को इशू करने का जो जैसे ट्रेजरी बिल हो गए या और डेटेड सिक्योरिटीज़ हो गई, तो इनको करने का मकसद क्या है, इनका करने का, इनको जारी करने का मकसद यही है, जितनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में गवर्नमेंट डालेगी, आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से डालेगा और वो परचेज़ की जाएंगी, तो फिर क्या होगा, जो इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा आरबीआई के पास या गवर्नमेंट के पास वो पहुँचेगा, यानी कि मार्केट से वो पैसा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट काफ़ी सुना जाता है, काफ़ी कॉमन है, सब लोग सुने होंगे ज़रूर। रेपो या रीपर्चेज रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक। तो शॉर्ट टर्म जो मनी आरबीआई लैंड करती है बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। बैंक्स लैंडिंग रेट आर डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ रेपो रेट। तो बैंक अपने फर्दर लैंडिंग कैसे करेंगे, उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं, लैंडिंग के जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो आरएलआर यानी कि रेपो रेट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अब तो जितने भी जो लैंडिंग रेट्स हैं बैंक के, वो ज़्यादातर जो हैं वो आरएलएलआर बेस्ड होते हैं, यानी कि रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट आरएलआर जो होते हैं। पहले जो एमसीएलआर बेस्ड होता था, लेकिन अब ज़्यादातर जो बैंक्स हैं उन्होंने आरएलआर को अपना लिया है और ये रेपो लिंक्ड होते हैं। रेपो रेट जैसे जैसे चेंज होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बैंक्स के जो हैं वो चेंज होते हैं। रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। रेपो रेट में हमने देखा था कि किस रेट पे आरबीआई पैसा बैंक्स को देता है, और रिवर्स रेपो में इसका उल्टा है कि बैंक के पास अगर एक्सेस अगर मनी है तो वो आरबीआई के पास में रख सकते हैं, और जितना वो पैसा रखते हैं शॉर्ट टर्म में, तो जो एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई के पास जाती है तो उस पर आरबीआई कुछ इंटरेस्ट देता है बैंक्स को। तो रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच बैंक पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द आरबीआई। आरबीआई यूजेज दिस टूल व्हेन इट्स फील देयर इज टू मच मनी फ्लोटिंग इन द बैंकिंग सिस्टम। अगर काफ़ी ज़्यादा मनी अगर उन्हें लगता है, आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में, बैंकिंग सिस्टम में पैसा ज़्यादा फ्लोट कर रहा है, उन्हें कुछ लिक्विडिटी खींचनी है, कुछ कम करनी है, तो वो क्या करते हैं, रिवर्स रेपो रेट अपना बढ़ा देते हैं। और रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगा, यानी कि बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट अगर वो देंगे पैसा अपने पास आरबीआई के पास रखने के लिए, रखने पे, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो क्या करेंगे, अपनी जो एक्सेस अमाउंट होगा वो लेंडिंग करने की बजाय आरबीआई के पास रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। एंड इंक्रीज इन रिवर्स रेपो मीन्स दैट आरबीआई विल बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बैंक्स विल वुड प्रिफर टू कीप देयर मनी विद आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के साथ पैसा रखने में बैंक को कोई भी रिस्क किसी तरह का नहीं है, जैसे जो आम जो लेंडिंग जो करेंगे उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? अंडर दिस आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। बाय अब्जॉर्बिंग बॉन्ड्स इट ड्राइव्स अ बॉन्ड यील्ड एंड इंजेक्ट्स मनी इनटू द मार्केट। व्हेन इट सेल्स द बॉन्ड इट डन सो टू सक द मनी आउट ऑफ द सिस्टम। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं उनको आरबीआई क्या करती है, बाई या सेल करती है। अब आरबीआई जब गवर्नमेंट बॉन्ड को बाई करेगी, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका पैसा देगी, उनको पैसा देगी तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, जो मनी जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा इकोनॉमी में। लेकिन दूसरी तरफ अगर जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी, जब सेल करेगी तो क्या करेगी, पैसा जो इन्वेस्टर्स हैं या जो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं उनका पैसा आरबीआई के पास आएगा, यानी कि मार्केट से जो लिक्विडिटी है, कैश है, वो कम होगा। तो दोनों तरह से इसको यूज़ किया जाता है। जब लिक्विडिटी बढ़ानी होती है मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, तो फिर क्या करता है आरबीआई जो है वो जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें परचेज़ कर लेता है, और ताकि लोगों के पास में पैसा जाए। और जब उन्हें लिक्विडिटी कम करनी होती है तो वो अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो सेल करते हैं। रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ होती हैं। रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? आरबीआई प्रोवाइड सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ एम्ड एट अचीविंग सेक्टर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थ्रू प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी एट अ कॉस्ट लिंक टू द पॉलिसी रेपो रेट। तो ये रीफाइनेंस फैसिलिटी जो होती हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक फैसिलिटी होंगी, और जिससे कि उनका एम जो होता है वो ये है कि सेक्टर स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना और लिक्विडिटी को
थ्रू द प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी एट अ कॉस्ट लिंक टू द पॉलिसी रेपो रेट, जो पॉलिसी रेपो रेट्स के लिंक्ड जो कॉस्ट होगी उस पर उनका प्रोविज़न करना लिक्विडिटी का। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी या LAF होता है। LAF क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एंड टर्म रेपो, रिवर्स रेपो ऑप्शंस। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये LAF में आती हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। ओवरनाइट और या टर्म रेपो या रिवर्स रेपो ऑप्शंस जो होते हैं ये सभी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आते हैं। अब टर्म रेपो क्या होता है साथियों? सिंस अक्टूबर 2013 द RBI हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टर्म रेपो, और अलग अलग टेनर के होते हैं ये, 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी ओवर अ पीरियड दैट इज़ लॉन्गर देन ओवरनाइट। अब रेपो जैसे हम जानते हैं साथियों की शॉर्ट टर्म के लिए होता है रेपो, लेकिन जब टर्म रेपो करके उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया है, टर्म रेपो का मतलब है एक पर्टिकुलर टर्म के लिए एक रेपो रेट पे जो लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए है, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, कितने भी दिन के लिए हो सकता है ये उस हिसाब से। तो द एम ऑफ टर्म रेपो इज़ टू हेल्प डेवलप इंटर बैंक मनी मार्केट। तो इन जो टर्म रेपो का जो एम है वो यही है कि इंटर बैंक मनी मार्केट है उसको डेवलप करने की में हेल्प करना। तो इसमें यही है साथियों, टर्म रेपो जो नॉर्मल जो रेपो रेट है और टर्म रेपो में यही फ़र्क है कि टर्म रेपो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, जैसे 7 डेज़, 14 डेज़ या 28 डेज़ के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं ये भी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ यानी कि MSF क्या है? इट इज़ अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम RBI अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ in an emergency situation like an acute cash shortage. MSF rate is higher than repo rate. अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? ये एक कह सकते हैं कि एक इमरजेंसी सेवा की तरह है कि अगर कोई अर्जेंटली कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आ जाए कैश की तो वो किस तरह से मिलेगा उनको। इट इज़ अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम RBI। तो RBI से जब बोरोइंग करनी है तो स्पेशल विंडो उसके लिए है अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक के पास हैं तो उनके अगेंस्ट में RBI से वो बोरो कर सकते हैं। किस सिचुएशन में? इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि एक्यूट कैश शॉर्टेज अगर हो जाती है बैंक के पास तो MSF रेट पे होती है, और MSF रेट जो है वो रेपो रेट से ज़्यादा होते हैं। RBI's मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी के हमने कंपोनेंट्स देखे कितने हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल में जाना है। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, इस पूरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मॉनिटर द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिस्पॉन्ड स्विफ्टली एज रिक्वायर्ड। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि वो मॉनिटर कर सकें ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस को एंड रिस्पॉन्ड स्विफ्टली एज रिक्वायर्ड। तो जो भी कंडीशंस हों ग्लोबली और डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड कर सकें उसी मैनर में। इंश्योर हायर बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन टू अचीव हायर ग्रोथ बट एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट द क्रेडिट क्वालिटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये है कि दोनों चीज़ें करनी है। पहला तो ये है कि हायर क्रेडिट ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो और हायर ग्रोथ अचीव करें, लेकिन सेम टाइम पे क्या होना चाहिए? सेम टाइम पे ये भी होना चाहिए कि प्रोटेक्ट करें हम क्या? क्रेडिट की जो क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करें। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उनको मेंटेन किया जाए। गिव थ्रस्ट ऑन इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो तीनों ही काम जो है इनको सही तरह से किया जाए। इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट तीनों ही काम ज़रूरी हैं, क्योंकि तो ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फुलफ़िल किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। अब दूसरी आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज इकोनॉमी। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट, साथियों हमेशा आपको पता है कि एक बजट हर साल आता है गवर्नमेंट का, और बजट में ये दिखाया जाता है कि कितना पैसा जो है टैक्स कलेक्शन के माध्यम से सरकार के पास आया है, और फिर वो उसको किस तरह से खर्च करेंगे, कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या कितना कितना अमाउंट एलोकेट करेंगे। तो ये सब कुछ जो है फिस्कल पॉलिसी जो है वो इसी चीज़ के लिए है। फिस्कल पॉलिसी में ये है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है और जो एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो इस तरह से यूज़ किया जाए ताकि वो कंट्री की इकोनॉमी को बेनिफिट करे। फिस्कल पॉलिसी कैन बी कंट्रास्टेड विद
the other main type of economic policies, monetary policies, which attempt to stabilize the economy by controlling interest rate and supply of money. तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो अलग है किससे, मॉनेटरी पॉलिसी से। जैसे कि क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी के केस में हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता था, वो इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश करते थे और कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। किसकी वजह से, किस माध्यम से, इंटरेस्ट रेट के माध्यम से और लिक्विडिटी जो मेंटेन करने की बात होती थी उसके माध्यम से, यानी कि इंटरेस्ट रेट ठीक रहे और लिक्विडिटी कम ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो करते थे। द टू मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। तो फिजिकल पॉलिसी में साथियों दो ही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा है टैक्सेशन या गवर्नमेंट की अर्निंग। तो कितना अर्निंग है गवर्नमेंट की टैक्सेशन के थ्रू, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसी है, किस किस सेक्टर में कितना कितना वो स्पेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं वो फिजिकल पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चेंजेस in the label and composition of taxation and government spending can have impact on the following variable in the economy। तो जो टैक्सेशन है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उनको अगर हम चेंज करें उनके लेवल को, तो क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डिमांड इकोनॉमी में आना और इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो लेवल है वो इससे प्रभावित किया जा सकता है, इसकी वजह से चेंज किया जा सकता है। द पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन किस तरह से किया जाए उसका पैटर्न भी चेंज हो सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो इनकम हुई है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिजिकल पॉलिसी रिफर टू ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द बजट आउटकम ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फिजिकल पॉलिसी को अगर ब्रॉड वे में हम देखें तो ओवरऑल जो बजट जो आता है उसका आउटकम जो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, उसको ही हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FRMB एक्ट। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। FRMB मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। FRMB एक्ट 2003। डॉक्टर EAS शर्मा कमेटी जनवरी 2000 में इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन आए किस पर, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ड्राफ्ट एक आए या एक्ट एक बनाया जाए। डॉक्टर EAS शर्मा कमेटी थी एक, इन्होंने 2000 में इसकी सिफारिश की थी। उसके बाद में इसी सिफारिश के बेसिस पे, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ EAS शर्मा कमेटी, इन ईयर 2003 फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ दिस FRMB हैज़ 4 मेन रिक्वायरमेंट। अब FRMB की जो एक्ट जो है इसके तहत जो 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना होता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ द गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट ईच ईयर अलॉन्ग विद बजट कवरिंग मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो गवर्नमेंट को जब बजट पेश करेगी उसके साथ में 3 स्टेटमेंट और भी पेश करनी है पार्लियामेंट के सामने। वो कौन कौन सी होंगी? मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी, और तीसरी है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये तीनों भी बजट के साथ में पार्लियामेंट में रखी जाएंगी। ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कि सेंट्रल टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट एंड मोर कैटेगरिकली टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट बाय 31 मार्च 2008। तो ये कहा गया था उस समय जब ये एक्ट लाया गया था कि 2008 तक रेवेन्यू डेफिसिट ख़त्म कर दिया जाएगा और सेंटर को फिजिकल डेफिसिट कम करना है। हालांकि कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट यहाँ पर नहीं दिया गया था, लेकिन जनरल रूल जो है वो कहता है कि 3% जो है GDP का उतना तक फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट टू सेट अ सीलिंग ऑन गारंटी। तो सीलिंग, गारंटी पे एक सीलिंग 0.5% ऑफ GDP की लगा दी गई थी। तो तीसरा जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है एक्ट प्रोहिबिट्स द सेंटर फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम RBI। यानी कि अब जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली RBI से बोरो नहीं करेगी। इट बैन्स डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू मनी क्रिएशन। द RBI इज ऑल्सो बार्ड फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू प्राइमरी इशूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब इस एक्ट ने क्या किया, इसने जो डेफिसिट फाइनेंसिंग थी उसको बैन कर दिया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब ऐसा नहीं है कि डेफिसिट अगर हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा RBI पैसा छाप के मनी जो है क्रिएट करके और उसके डेफिसिट फाइनेंसिंग करे। तो इसके लिए मना कर दिया गया। द RBI ऑल्सो बार्ड फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू प्राइमरी इशूज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके जो प्राइमरी इशूज़ आएंगे उनको सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा RBI।
अब फोर्थ जो है इसका रिक्वायरमेंट जो थी एफआरएमबी एक्ट की, वो ये थी कि द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ रिक्वायर्ड टू कीप पार्लियामेंट इन्फॉर्म्ड थ्रू क्वार्टरली रिव्यूज़ ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनको पार्लियामेंट को इन्फॉर्म रखना होगा थ्रू क्वार्टरली रिव्यू ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड टू टेक कलेक्टिव मेजर्स। तो कलेक्टिव मेजर्स लेने हैं और इम्प्लीमेंट करनी है। बेसिकली इसमें यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट को पूरी तरह से इसमें अवेयर रखेंगे और इन्फॉर्म रखेंगे कि कितना इम्प्लीमेंटेशन और करेक्टिव मेजर्स किस तरह से इसमें एफआरएमबी एक्ट के तहत लिए जा रहे हैं। The main theme of the FRMB Act is to reduce the dependence of the government on borrowing and help to reduce the fiscal deficit in a phased manner। तो इसका क्रक्स जो है चारों पॉइंट का साथियों, या FRMB एक्ट का जो पूरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो यही है कि FRMB एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि जो गवर्नमेंट है उनकी डिपेंडेंस बोरोइंग्स पे से कम की जा सकें, साथ ही उनको हेल्प किया जाए कि ये रिड्यूस जो फिजिकल डेफिसिट जो है काफ़ी बढ़ रहा था, तो उसको रिड्यूस किया जाए इन अ फेज्ड मैनर, यानी कि धीरे धीरे करके उसको पटरी पर लाया जाए, उसको थोड़ा कम किया जाए। तो ये था साथियों, इसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में इतना ही था। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो साथियों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो CIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। कोई भी आपका फीडबैक है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।